डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के दोष या कमियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखो बच्चों, हमने थर्ड ईयर के अंदर जो क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसमें CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी थी, और उस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए आई थी। ये सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसने बहुत सारी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कमियां थी उसको इसने एक्सप्लेन किया था। और ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमी को बहुत को समझाने में सफल भी रही, लेकिन इस सिद्धांत के अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है, कुछ डिफेक्ट्स हैं, जो कि आगे जाकर के हम दूसरे सिद्धांत पढ़ेंगे, MOT थ्योरी पढ़ेंगे, लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जॉन टेलर इफेक्ट्स पढ़ेंगे, तो MSc वगैरह में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो क्या कमियां हैं वो आगे हायर क्लासेज में, वो मैंने अभी बोला था, MOT और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 इस सिद्धांत CFT की जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो लिमिटेशंस हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, ये जो सिद्धांत है CFT सिद्धांत है, संकुलों में डिफेक्ट्स, विकृति, उनकी ज्योमेट्री, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उनके कलर प्रॉपर्टी, ये जो गुण हैं उसको काफ़ी समझाने में सफल रहा। फिर भी कुछ सीमाएं या लिमिटेशंस या इस सिद्धांत की कमियां हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, देखिए, इस CFT सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है कि इसने लिगेंड को बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव जैसे F- है, Cl- है, H2O, NH3 की तरह माना, जो कि विषय का सरलीकरण है। वास्तव में लिगेंड एक भौतिक स्पीसीज है, फिजिकल स्पीसीज है, न होकर एक रासायनिक स्पीसीज है। ये बात इसकी गलत है। इसने पॉइंट चार्ज के रूप में लिगेंड्स को माना। दूसरा, इस सिद्धांत की जो कमी थी वो ये थी कि ये सिद्धांत जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड के क्रम की व्याख्या नहीं करता। इसने लिगेंडों की कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड है, उसकी सीरीज़ दी लिगेंड की, जिसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड। तो ये सिद्धांत ये नहीं बता पाता कि जैसे Cn- लिगेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना इसने, CO है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना, और F- है या Cl- है या H2O ये वीक लिगेंड है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्यों है, वीक लिगेंड है तो क्यों है, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड्स की ये जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, और है तो क्यों, इसके बारे में ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। दूसरा, जो CFT है उसके मेन जो कमी थी वो ये थी कि इस सिद्धांत के अनुसार मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बंध बनता है, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसकी जो नेचर है, उसकी प्रकृति, वो टोटली 100% क्या है, आयनिक है, या आयनिक प्रकृति का है, वो बंध का प्रकृति आयनिक है। तो ये बात पूर्णतः सही नहीं है। आगे जा कर के जब हम बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे और बहुत पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये आगे जा कर के ये एक्सप्लेन हुआ कि जो मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उसमें 70% जो प्रॉपर्टी गुण है वो तो आयनिक है, और 30% जो गुण है वो है कोवलेंट। कहने का मतलब मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उसको पूर्णतः ये आयनिक मानता है। ये बात जो है सही नहीं है, और इसलिए ये इस सिद्धांत की ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है कमी है। अब इसको उदाहरण के लिए यहाँ पर स्पेक्ट्रो सीरीज में ऋणावेशी लिगेंड को उदासीन लिगेंड से पहले आना चाहिए। एक दूसरा यहाँ पर इसने ये भी कहा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसमें ऋणावेशी लिगेंड को उदासीन लिगेंड से पहले आना चाहिए, मतलब ऋणावेशी लिगेंड पहले उदासीन बाद में। तो इसके पीछे क्या रीजन्स है, ये बात भी ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। तो ये जो 3-4 कमी हैं इसको हम उदाहरण सहित यहाँ पर कमी है,
और इसको हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है। आयनिक देखिए OH माइनस लिगेंड H2O की तुलना में ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। इसने कहा था कि जो नेगेटिव लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड से पहले आते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लें कि OH माइनस लिगेंड H2O की तुलना में ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। इसी प्रकार H2O लिगेंड NH3 की तुलना में ज़्यादा प्रबल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा है। ऋण आवेशित लिगेंड जैसे हैलाइड्स है F माइनस Cl माइनस Br माइनस की प्रबल क्षेत्रीय होना चाहिए था। तो ये जो चीज़ है इसको ये नहीं समझा। नेक्स्ट जो कमी है इसकी, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन केवल धातु डी कक्षकों की बात करता है। देखिए हम जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल होता है उस मेटल के पास में कौन से कक्षक की बात की इसने, डी कक्षक। तो उस मेटल के पास में डी कक्षक के साथ में पी कक्षक भी होती है, एस कक्षक भी होती है, लेकिन ये सिद्धांत उनकी बात नहीं करता। किसकी बात करता है, ओनली डी ऑर्बिटल्स की बात करता है। और धातु की sp कहने का मतलब जो धातु के पास में s और p कक्षक होती है उसको ये कोई महत्व नहीं देता। और यह सिद्धांत जो है इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई डी कक्षक का ही इसमें रोल क्या है, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट इसकी जो डिफ़ॉल्ट से कमी है वो ये है कि देखिए ये सिद्धांत जो है धातु और लिगेंड के बंध को पूर्णतः आयनिक मानता है। ये मैंने पहले भी बताया, जो कि तर्क संगत नहीं है। यह प्रायोगिक रूप से मैंने आपको सिद्ध किया जा चुका है कि धातु और लिगेंड के कक्षकों में अतिव्यापन होता है, जिसके कारण धातु और लिगेंड बंध में सहसंयोजक गुण भी पाए जाते हैं। और संकुलों में धातु और लिगेंड कक्षकों के अतिव्यापन सिग्मा बंध को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, या उसके निम्नलिखित प्रमाण है, एविडेंस है। नंबर फर्स्ट, देखिए हम यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं IrCl6 और -2 कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में IR इरिडियम जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है और इसके साथ में वीक लिगेंड Cl- जुड़ा है। तो IrCl6 का इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद स्पेक्ट्रम हम लेते हैं यहाँ पर, तो उसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस इरिडियम का विन्यास होता है, इरिडियम का विन्यास है यहाँ पर जीनॉन 4f14 5d7 और 6s2, क्योंकि इसमें इरिडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए इसमें इरिडियम का जो विन्यास है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इरिडियम +4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया जीनॉन 4f14 और 5d5। अब इस संकुल के लिए डेलो का जो मान है वो पाई से ज़्यादा है, मतलब युग्मन एनर्जी से डेलो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा है। इट मीन्स क्यों है ज़्यादा ऐसा यहाँ पर, क्योंकि इसमें Cl- एक दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है। लेकिन इरिडियम में जो 5d इरिडियम जो है वो 5d सीरीज का है। ट्रांजिशन सीरीज में डी ब्लॉक की जो 3 सीरीज है 3d 4d और 5d, तो ये 5d सीरीज में आता है। तो 5d श्रृंखला के लिए डेलो का मान ज़्यादा होता है। ये हमने पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा डेलो का मान 5d का होता है, उसके पास में 4d और 3d का पहले पढ़ चुके हैं। अतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के T2g कक्षक में भरे जाते हैं जब डेलो का मान ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम देखें, मैंने यहाँ नोट्स में दिखाया गया डी कक्षक, इस डी कक्षक में इरिडियम के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 एनर्जी दिए, और 5 T2g और Eg जैसे ही इससे Cl- लिगेंड जुड़ेगा तो T2Eg में इसका स्प्लाइटिंग होगा। जब T2G और Eg में स्प्लाइटिंग होगा तो T2G के अंदर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे, क्योंकि Cl- है तो लिगेंड वीक, लेकिन जो Cl- के साथ में जो IR जुड़ा है वो 5d सीरीज का धातु है, इसलिए 5d सीरीज के धातु में डेलो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए T2G और Eg का गैप ज़्यादा होगा। कहने का मतलब T2G में ही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे तो दिखाए 5 इलेक्ट्रॉन हमने T2G के अंदर इसमें भर दिए। अब देखिए अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स का ESR इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम देखें तो इसमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इरिडियम फॉर्म में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है।
ESR अगर देखें तो इसमें कितना जो है इसका स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर दिखाया गया है। स्पेक्ट्रम हमने किसके मध्य में खींचा, एक तरफ एब्जॉर्प्शन है, दूसरा तरफ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो IRCL6 जो है 2- का जो है ESR स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में केवल कितना है जो है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स केवल इसमें सिर्फ एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड इसमें प्राप्त होना चाहिए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो अगर ESR देखें तो इसमें कितने बैंड प्राप्त होने चाहिए, एक। T2G और एरो करके अपने EG ट्रांजिशन होगा। तो क्रिस्टल सिद्धांत पूर्णतः आयनिक मानता है। ये क्या मानता है, आयनिक मानता है, अर्थात धातु तथा लिगेंड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन नहीं होता है। यानी जो स्थिति एक आइसोलेट मेटल आयन की है वही स्थिति समकुल में धातु आयन की होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, IRCL6-2 के स्पेक्ट्रम में छोटे छोटे हमें ये दे रखा है इसमें जो बैंड वाला अति सूक्ष्म हाइपर फाइन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये हमारा ये इसमें हाइपर छोटे छोटे बैंड्स मिल रहे हैं, जैसा कि चित्र 1 में यहाँ पर दिखाया गया, जो तभी संभव है जब IR+4 का अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन सिर्फ IR+4 पर स्थगित या न होकर IR4+ पर स्थगित या लोकेट न होकर सभी 6 Cl- लिगेंडों पर डिलोकेलाइज्ड हो। ये तभी संभव है जब, है ना। तो यह तभी संभव है जब IR+4 कक्षक में Cl- लिगेंड के कक्षकों में अतिव्यापन हो। कहने का मतलब ये जो सिद्धांत ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के मध्य में किसी प्रकार का कोई ओवरलैपिंग नहीं होती। और इस कॉम्प्लेक्स में अगर देखें तो एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें ESR स्पेक्ट्रम लें तो एक ही जो है एक ही लाइन हमें मिलनी चाहिए। कहने का मतलब हमें एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होना चाहिए। तो वो यहाँ बहुत सारे हो रहे हैं, और ये जो बहुत सारे हो रहे हैं वो इस बात को यहाँ पर जो है इस बात को समझाते हैं कि मेटल और लिगेंड के मध्य में जो है अतिव्यापन होता है। ESR यहाँ पर ये डायग्राम्स देख रखा है यहाँ पर। तो ESR अध्ययन से पता चला है कि ये मालूम चलता है हमको कि IR+4 का अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन प्रत्येक Cl पर 5% समय व्यतीत करता है। मतलब प्रत्येक Cl पर होता है, मतलब वो फैला होता है। अतः यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना 30% समय Cl लिगेंडों पर, क्योंकि 5 हो गए यहाँ पर, और 70% समय IR+4 की D कक्षों पर व्यतीत करता है। कहने का मतलब है कि ये जो IRCL6 और +2 जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का हम ESR स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो वो ESR स्पेक्ट्रम इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि मेटल और लिगेंड के मध्य में जो CFT जो बंध का नेचर आयनिक मान रही है वो आयनिक नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, ये जो मेटल और लिगेंड के मध्य में ये सिद्धांत ओवरलैपिंग कक्षकों के मध्य में ओवरलैपिंग को डिनाई करता है, वो भी बात गलत है। कहने का मतलब ये ESR स्पेक्ट्रम इस चीज़ को बताता है कि अतिव्यापन भी होता है और बंध का जो मेटल और लिगेंड के मध्य में जो बंध का नेचर है वो टोटली आयनिक नहीं है, जो कि इस सिद्धांत की कमी है। ठीक है, सिद्धांत की महत्वपूर्ण कमी है। तो ये नेक्स्ट यहाँ पर इस सिद्धांत की इसी क्रम में नेक्स्ट जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमने TiH2 का और6+2 का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा था हमने। तो देखिए इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जब हमने पढ़ा था, या जब हमने TiH2 का होल 6+2 कॉम्प्लेक्स के अंदर कलर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने जो कलर प्रॉपर्टी के लिए सिद्धांत में CFT सिद्धांत ने जो रेस्पॉन्स माना था वो ये माना था कि TiH2 के होल 6 में Ti+3 के अंदर जो D कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो T2G कक्षक में बढ़ता है। जैसे ही उसको विजिबल रीजन के अंदर रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन T2G से कहाँ
ईजी में चला जाता है, मतलब डी ट्रांजिशन होता है। और उस डी ट्रांजिशन की वजह से इस कॉम्प्लेक्स में TiH2 का और 6+3 कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी होती है, या इसकी कलर प्रॉपर्टी के लिए डी ट्रांजिशन जिम्मेदार है। ठीक है, ये हम CFT बोलती थी, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर ये हम इसी में आगे जा कर के, या आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में हम कलर प्रॉपर्टी के इसी में सिलेबस में आपके 3rd ईयर में, तो आगे जा कर के हम जो ट्रांजिशंस के जो रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो लॉपर्ड सिमेट्री सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे हम आगे जाके संकुलों में, इसी में है आपके सिलेबस में 3rd ईयर में। तो वो ये कहता है कि जो संकुल है जिसमें सममित केंद्र उपस्थित है, सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, तो मैं डी संक्रमण, उनमें डी संक्रमण फोरबिडन है, वर्जित है, मतलब उनमें डी संक्रमण नहीं होता। क्यों? क्योंकि D2G EG दोनों ही कक्षक क्या है, दोनों ही डी कक्षक है, दोनों ही G रेड है। G रेड मतलब उसमें सिमेट्री उपस्थित है। और वो ये लापोर्ट सिलेक्शन रूल ये कहता है कि G2G जो ट्रांजिशंस है वो फोरबिडन है, वो मतलब सम्मित नहीं है, वो मतलब जो है वो नहीं हो सकता, या वो वर्जित है वो। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह कि यहाँ इसने डी ट्रांजिशन की बात करी, तो इस चीज़ को लापोर्ट नियम जो है इसको रिजेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ को भी ये सिद्धांत जो है या CFT थ्योरी इसका भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं देती। वो तो केवल यही कहता है कि G2G या U2U, G रेड और अनजीरेड में जो है ट्रांजिशन होगा ही नहीं। समझ रहे हो? वो तो लापोर्ट सिलेक्शन रूल तो यहाँ पर आगे जाकर आप डिटेल पढ़ेंगे। वो कहता है कि G रेड टू अनजीरेड, G2U या U2G में ही जो है ट्रांजिशन संभव है। और यहाँ पर TiH2 में G2G जो है, G रेड टू G रेड जो है ट्रांजिशन है। इस बात को भी ये सिद्धांत यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करता। नेक्स्ट और लास्ट इस सिद्धांत की जो कमी है, वो लिमिटेशन है, वो ये है कि ये सिद्धांत धातु लिगेंड के मध्य पाई बंध का बनना नहीं समझाता। जैसे हमने जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि मेटल और लिगेंड के मध्य में सिग्मा बंध बनता है, मतलब उसमें लिगेंड अपने लॉन पेयर देता था मेटल की कक्षक को, तो वहाँ पर सिग्मा बंध बना। लेकिन मेटल की भरी हुई कक्षक और लिगेंड की खाली कक्षक से ओवरलैपिंग करके वहाँ पर बैक बॉन्डिंग से पाई बंध बनता था। तो इस वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो ये जो सिद्धांत है इस तरीके की कोई बात नहीं करता। कहने का मतलब CFT सिद्धांत में भी बहुत सारी कमियां हैं जो हमने 1 by 1 यहाँ पर देखी थी। कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर क्लियर किया। तो इन कमियों को पढ़ने समझने के लिए आप नेक्स्ट हायर क्लासेज में यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे जो इसको समझाएंगे। तो हमने आज जो टॉपिक लिया था वो क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की कमी है, इसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। ये इस पर एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट दी लिमिटेशंस ऑफ जो है या डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो 1 by 1 यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज।